भाई सुपर फास्ट A to Z यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सभी दर्शकों को आपको अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। भाई साहब, अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज ना फॉलो कर लियो। भाई 2024 में लोकसभा के इलेक्शन की आज बात करेंगे सोनीपत विधानसभा सीट की। इसमें हमारे साथ खास मेहमान है ज्योति दहिया। अगर ज्योति दहिया के बारे में थोड़ी बहुत बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ भाई, एक पेशे से ये प्रोफेसर है। उसके अलावा राय विधानसभा सीट पर और सोनीपत की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ है और वेल एजुकेटेड है। बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया है। बाकी हमारे साथ ज्योति दहिया है जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी तो इतनी पकड़ नहीं है लेकिन कोशिश जारी है और जितने भी युवा हैं उनसे उम्मीद है कि इस बार राजनीति में कुछ ना कुछ वो अपना अच्छा योगदान जरूर देंगे। देखो, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे ना एक छोटा सवाल करूंगा, वो आपके इंट्रोडक्शन के प्रति है। जितना मैंने आप पर सर्च किया देखा, देखो एक तो आप प्रोफेसर हो, ऊपर से आप समाज सेवी भी लिखते हो, एक राजनीतिक तौर पे भी आप आ रहे हो, एक राजनेता भी हो गए। उसके अलावा आपने एक बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, चाहे वो कलर का आंदोलन हो, चाहे वो पेंशन बहाली वाला आंदोलन हो या फिर कोई और आंदोलन भी हो, आप लगातार उसमें एक्टिव हो। यानी एक सोशल मीडिया की परिभाषा, ये मेरी परिभाषा या मेरा शब्द नहीं है, आंदोलन जीवी बोलते हैं आजकल ये। तो इनमें से आप अपने आप को खुद को सेल्फ में क्या समझते हो जी? देखिए, आंदोलन जीवी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आंदोलन कोई बुरी चीज़ नहीं है। आंदोलन वो है कि ये साबित करता है कि आप जिंदा हो और आप गलत का विरोध कर रहे हो। तो आंदोलनों में भाग लेना मेरा ये इसीलिए है, जब भी कोई आंदोलन होता है वो किसी न किसी गलत चीज़ के विरोध में होता है। तो मैं OPS के आंदोलन में भी एक्टिव रही हूँ। उसके अतिरिक्त जो भी हमारे प्रोफेसर्स को लेकर जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उन सब में मैं जाती रही हूँ। क्लर्क का भी जब वो बैठे थे अपने उसके लिए तब भी हम गए थे। तो ये एक चीज़ है जिसके द्वारा लोकतंत्र में जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर हो रहे जो भी गलत है उसके लिए विरोध करता है, बोलता है, आवाज़ उठाता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो देश की नींव आंदोलनों पे रखी गई थी। बिल्कुल, अगर आंदोलन ना होते, अगर जागरूकता के लिए लोग आवाज़ ना उठाते तो फिर देश को आज़ादी ही नहीं मिलनी थी। उनमें भी आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आंदोलन सबको जोड़ते हैं, जब सभी लोग इकट्ठे होकर एक गलत चीज़ का विरोध करते हैं तो उसमें सफलता भी ज़रूर मिलती है। या जो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम है जी, इसको लेकर आप ज़्यादा एक्टिव रहे। थोड़े से पहले तो हम यही जानना चाहते हैं अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब जिस समय ये सरकार ने बंद करी 2003 में शायद ये बंद हुई थी, उस समय इसका विरोध नहीं हुआ। विरोध शायद ये बंद ही नहीं होती, लेकिन आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज सरकारी कर्मचारी जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब नेता लोग कुछ भी चीज़ नई चीज़ लेकर आते हैं तो काफ़ी लोभ दिया जाता है उस चीज़ को लेकर, काफ़ी बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि NPS को लेकर ऐसी चीज़ें बताई गई थी जिससे लोगों को बहुत लेट समझ में आया कि ये जो चीज़ है ये हमारे फ़ायदे की है ही नहीं। अगर फ़ायदे की होती तो नेता अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करके NPS लागू कर लेते। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। लेकिन जैसे ही सरकारी कर्मचारी को ये चीज़ समझ में आई तो एक स्टेट नहीं, इसका नेशनल लेवल पर विरोध किया गया। भारत के हर स्टेट में इसका विरोध हुआ और जहाँ पर भी लोग इस चीज़ में सफल हुए वहाँ पर OPS लागू हुई भी है। तो यहाँ पर भी हरियाणा में भी यही चीज़ चल रही है। आपने देखा होगा शायद जंतर मंतर पर बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें कई स्टेट से लोग आए थे। हरियाणा में भी अभी जींद में एकलव्य स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इसको लेकर हुआ था और ये अभी भी जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती, चाहे वो कोई भी सरकार दे। सरकारी कर्मचारी को जो चीज़ चाहिए अगर वो उसको नहीं मिल रही है, बुढ़ापे का सहारा उसको नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप खुद सोचिए, नेताओं को 4, 5, 6 पेंशन मिलती है, जितनी बार बनते उतनी बार पेंशन उतनी बार उनको पेंशन मिलती है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो 30, 35, 25 साल तक सेवा कर रहा है उसको अगर पेंशन नहीं है और एक दिन के MLA को अगर पेंशन है तो ये इनजस्टिस है उन सरकारी कर्मचारियों के साथ और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और हम इस बार ये मतलब सरकारी कर्मचारियों ने जींद में ही ये शपथ ले ली थी कि जो सरकारी कर्मचारी और जो उसका परिवार है वो इस बार वोट उन्हीं को देंगे जो OPS लागू करने की बात करेंगे। अदरवाइज तो वो अपने घर पर बैठेंगे आराम से, वोट देने भी नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा क्यों नहीं करेंगे, मेरा भी यही सवाल है। बहुत सारे आंदोलनों में आप एक्टिव रही, उन आंदोलनों का अब लोकसभा इलेक्शन पर क्या प्रभाव? देखिए, आंदोलन से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो था, मान लीजिए आप हम बात करते हैं किसान आंदोलन की, कहीं ना कोई आंदोलन जो भी होता है वो एक सरकारी नीति के खिलाफ
बिल्कुल। जो उन लोगों को पसंद नहीं आई, जो उनके फायदे की नहीं है, जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार है, उसके खिलाफ होता है। तो लोकसभा इलेक्शन के ऊपर भी मेरा मानना है कि इसका असर जरूर पड़ेगा। जैसा अभी मैंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने ये शपथ ली है कि जो सरकार हमारे पेंशन की बात नहीं करेगी, हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये आंदोलन प्रभावित करेगा इस चीज़ को। हिमाचल में भी आपने देखा, बेशक वो संख्या में कम है, लेकिन उसी 1-2% से सरकार जो है बीजेपी की, वो वहाँ पर चली गई। अगर हमें ओपीएस लागू करवानी है, वो चाहे जो भी सरकार दे, अगर हमें जो सरकार बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, हम उसी को वोट देंगे। एक सवाल और आ जाता है, मैंने जब अपना पर्सनल अनुभव है, कोई भी पार्टी जब विपक्ष में जाती है ना, जब ये बड़े हितैषी हो जाती है, चाहे ये किसान हो या कोई आंदोलन हो, उसमें ना बड़ा वो होता है कि ये होते तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन जब सरकार आती है बड़ी जल्दी बदल जाती है। दूसरी पार्टी से क्या उम्मीद है? देखिए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष में जब आते हैं तभी अगर आप गलत का विरोध कर रहे हो तो वो क्या गलत है उसमें? विपक्ष कहीं ना कहीं अब इस समय कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो वो जो लोकतंत्र होता है, सही मायने में जो हम लोकतंत्र को जीते हैं, सही मायने में जो एक लोकतंत्र में हम आज़ाद महसूस करते हैं, वो चीज़ इस समय नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। विपक्ष मजबूत जब होता है तभी आपको पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं। जो सरकार हर बार आपके फायदे में या आपके हित में पॉलिसी बनाई है, जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो और ये भी जरूरी नहीं है कोई हर बार अच्छा काम करे या सही काम करे कि वो हर बार सही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही राजनीति है। राजनीति में आपको बहुत चमकदार चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन वो हर वादा पूरा हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। तो जब आप विपक्ष में आते तभी आप जान पाते हैं उन चीज़ों को भी। तो विपक्ष, मेरा मानना है कि कोई भी सरकार जब बहुत लंबे समय तक चल जाती है तो वो कहीं ना कहीं तानाशाही का रवैया अपनाने लग जाती है। यही चीज़ें आजकल भी हमें महसूस हो रही हैं। तो हमें लगता है अब समय आ गया है कि लोग फिर से बदलाव की तरफ जाएं, जागरूक बने और अपने हित के लिए वोट डालें। राय विधानसभा में आपकी अच्छी खासी पकड़ है इलेक्शन राजनीतिक तौर पर देखा जाए, और राय विधानसभा से ही बीजेपी का सोनीपत लोकसभा का प्रत्याशी मोहनलाल बडोली है। आपको क्या लगता है वहाँ से कितनी वे अपनी छाप छोड़ पाए राय विधानसभा सीट में, और क्या उसका फायदा मिलेगा लोकसभा इलेक्शन, या सिर्फ मोदी की गारंटी? देखिए, इस चीज़ का जवाब कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। ये तो जनता जब अब वोट डलेंगे और थोड़ा बहुत तो फिर भी कुछ तो हो ही सकता है। नहीं, मेरा मानना है कि जनता जो बोल रही है कि हमें नहीं विकास दिखाई दिया, अगर हम भी गांव में जाकर देखें तो हमें भी ये देखने को मिला कि विकास उस लेवल का नहीं हो पाया। जैसे कुछ चीज़ें मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं सरकार को करने के लिए होती हैं, वो सरकार करे तो अच्छा लगता है। जैसे आजकल चुनावी जो कैंडिडेट जो भी खड़े हो रखे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे लगाकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। ये एक तरह से लोकतंत्र को खोखला कर रही है वो। तो वो चीज़ अगर सरकार करती तो उनको ये चीज़ का मौका नहीं मिलना था। अगर चुनाव जो है वो विचारों पर हो, अच्छे वादों पर हो तो ठीक है, बजाय कि आप फ्री का सामान बांटकर अगर चुनाव लड़ना चाह रही है। और जैसे आप बता रहे हैं कि आप बडोली गांव में ही जाकर आप इस चीज़ का जवाब जान सकते हैं कि क्या विकास हुआ है। तो अब बाकी अब जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहते हैं, वो किस ओर जाना चाह रही हैं। अच्छा जी, अच्छा देखो आपने जो वहाँ की बात की, आपने राय विधानसभा में ऐसी आप भी जा रहे हो, पर्सनल राजनीतिक तौर पे भी जाते हो आपने ऐसी कौन सी वे समस्या लगी जो राय विधानसभा की मुख्य समस्या थी और उनका समाधान नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी समस्या, मतलब मैं मानती हूँ कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए होती है। उनको अच्छी शिक्षा चाहिए है, उनको रोज़गार चाहिए है, उनको अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं चाहिए हैं, उनको साफ़ सुथरे रोड चाहिए हैं, साफ़ सुथरा पानी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये समस्याएं लोगों की हल हुई है। कहीं ना कहीं मैं जैसे मुरथल गांव में ही पढ़ा रही हूँ। हाँ। मुरथल गांव में कॉलेज है, तो आप खुद भी आकर देखना, उस कॉलेज के इस गेट पर भी, उसके दूसरे गेट पर भी, या कॉलेज में जब एंटर करते हैं, उस गांव में जब एंटर करते हैं, आपको गंदगी दिखाई देगी। तो क्या ये उस चुने हुए प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वो साफ सफाई करवाए उस गाँव की, उन लोगों को अच्छे रोड उपलब्ध करवाए? तो ये किस लिए प्रतिनिधि चुना जाता है? इन्हीं चीज़ों के लिए चुना जाता है। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है उस सिस्टम का भी, जिसको चुना है लोगों ने, अपना कीमती वोट डालकर चुना है, एक उम्मीद के द्वारा चुना है, और वो उम्मीद अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखो बदलाव की ज़रूरत है, वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। आपने शिक्षा की बात करी तो 292 स्कूल
बीजेपी के राज में हरियाणा से बंद हो गई और सरकारी स्कूलों की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आज के टाइम में बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या, और जितने भी पार्टियां जो आप इलेक्शन में अपना ये बना रही है, डाटा दे रहे हैं कि हम ये काम करवाएंगे वे काम करवाएंगे, शिक्षा इससे कहीं ना कहीं गायब है, तो इसको लेकर आपका क्या हो? देखिए, शिक्षा जो है एक इतनी ज़रूरत की चीज़ है, इतनी बुनियादी है कि मतलब हर नागरिक को, ये सरकार का ही उत्तरदायित्व बनता है कि हर उसके नागरिक को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, जो कि अब चीज़ नहीं हो रही है। आपने जैसे बात की कि स्कूल बंद कर दी गई, ये सही बात है। अगर आप जीएसटी भी देखें तो इस बार देखेंगे आप, सेकंड हाईएस्ट जो जीएसटी है वो एजुकेशन के ऊपर लगाया गया है। तो ये अगर आप विकसित देशों में देखेंगे वहाँ पर मुफ्त दी जा रही है। बिल्कुल। और ये वहाँ तो मैंने सर्च कर रहा था, वहाँ तो बिल्डिंग है, ये रहने सहने के जो ये भी शिक्षा के आधार पे होते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, एक गरीब बच्चा जो जिस स्कूल में जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूलों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, वो कैसे फिर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर पाएंगे, जबकि उनको सेम अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा, सेम तरह की शिक्षा नहीं उनको दी जा रही है। फिर वो उनका कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको, गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाने की कोशिश की जा रही है। अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। किस तरह से आप देखेंगे फीस कितनी ज़्यादा दुगनी तिगनी अपने मन के मुताबिक वो फीस ले रहे हैं। जो एनसीईआरटी की बुक्स का रेट अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स के, तो देखो कितना ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, शिक्षा जो है वो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से शिक्षा देंगे। शिक्षा को आप किसी भी राज्य को, किसी भी सरकार, प्रदेश, देश, अगर आप शिक्षा का पतन वहाँ पे कर देते हैं, वो देश अपने आप पतन की ओर ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। लोगों के दिमाग के ऊपर इस तरह की पट्टी बांधी जा रही है कि वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, वो साक्षर बना पा रही जनता इसको। बिल्कुल, वो साक्षर बन रहे हैं, वो शिक्षित नहीं बन रहे। शिक्षित बनना मतलब आप जागरूक हो, आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, आप अपने कर्तव्य के लिए जागरूक हो, आपको पता हो आपके आसपास क्या गलत हो रहा है, कहाँ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो चीज़ें बच्चों में, युवाओं में देखने को नहीं मिल रही हैं। देखो जी, एक सीधा साफ सवाल, क्या 2024 के लोकसभा में मोदी का जादू चलेगा? देखे, कहते हैं बीजेपी वाले मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप 2 विधानसभाओं पे अच्छी खासी पकड़, राई में तो है, पूरा सोनीपत शहर में भी आप अच्छे से जाते हो, देखते हो, तो शायद थोड़ा सा इस, कम से कम इस क्षेत्र को आप एक्सप्लेन कर पाए। मेरा मानना है, मैं इस बारे में देखिए यही कहूँगी कि मोदी का जादू चलेगा नहीं चलेगा ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। पर्सनल लेवल पर मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा हम उसी को वोट देंगे। अपनी सपोर्ट उस तरफ है जी। हाँ, हमारी अपने, मतलब हर इंसान को देखो ये चीज़ देख कर ही वोट डालनी चाहिए। कौन किसानों के हित में बोल रहा है, कौन सरकारी कर्मचारियों के हित में बोल रहा है, कौन युवाओं की शिक्षा की, रोजगार की बात कर रहा है, कौन सेना के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक इंसान को वोट डालनी चाहिए। आप खाली धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ये चीज़ें अलग हैं, ये विकास से अलग हैं। ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है, वो किस धर्म में आस्था रखता है, वो कैसे पूजा पाठ करता है, वो चीज़ें अलग हैं। और शिक्षा, रोजगार, ये चीज़ें अलग हैं। तो इनको मिक्स करके राजनीति करना सही नहीं है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाई आप थोड़ा सा जागरूक बने, आप अपने हितों को समझें, देखें आपके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या आपके लिए सही है, क्या युवाओं के लिए सही है, उसी हिसाब से आप वोट डालें। और वोट अवश्य डालें, क्योंकि अभी आपने खुद सुना होगा न्यूज़ में कि नागालैंड में जो है 4 लाख के करीब लगभग लोग, 6 जिलों में एक भी मतदान नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं समाज का निराशात्मक रवैया है सरकार के प्रति, राजनीति के प्रति, कि अब उनका विश्वास ही उठ चुका है कि अब चाहे कोई भी सरकार आए, विकास की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी। तो लोगों ने वोट न डालना ही अच्छा ऑप्शन चुना है। तो ये मैं कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को सही नहीं मानती। लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार दिया गया है, आप उसका सदुपयोग करें। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो इसी तरह से फिर वंचित रह जाएंगे चीज़ों से। क्योंकि इससे अच्छा आप नोटा को यूज कीजिए। बिल्कुल, आप इसका सदुपयोग करें, अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। अच्छा, जैसे अब कांग्रेस है जी, 2 ही देखा जाए तो यहाँ से 2 ही मुख्य पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में। तीसरी पार्टी का नहीं कोई भी खासा वजूद नज़र नहीं आ रहा है। और कांग्रेस अपना कैंडिडेट लेट घोषित करे, अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं घोषित करे, तो उसका क्या असर लगता है आपको यहाँ पर?
देखिए, जो कैंडिडेट के ऊपर ही राजनीति डिपेंड करेगी, चाहे वो लेट घोषित करें, घोषित तो जरूर करेंगे। बीजेपी अपना घोषित कर चुकी है, लेकिन देखते हैं अब जनता किसको पसंद करती है, ये तो जनता के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हम भी वोट डालने वालों में से ही हैं, मतदाता हैं, अपने मत का प्रयोग करेंगे। जो कैंडिडेट हमें सही लगेगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, उसी को हम वोट डाल करेंगे। जनता भी चाहे वोट मतलब जो भी आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ठीक है 2 ही पार्टी हैं, लेकिन अगर कोई और भी व्यक्ति जो ये सोचता है कि हाँ नया कैंडिडेट भी अगर आता है तो उसको भी मौका दिया जाना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। क्योंकि हर बार जैसे 70 साल से बार बार कांग्रेस का ये चल रहा था, तो एक नए चेहरों को मौका दिया गया था, तो उनसे भी कहीं ना कहीं जो जनता है डिप्रेस्ड ही हुई है। तो फिर आगे अब देखते हैं। ये भी तो एक खेल सोया, जनता के पास ऑप्शनों की भी तो कमी होगी ना जी। क्यों ये इसलिए कमी हो गई क्योंकि राजनीति जो है, ये जो जनतंत्र है, इसको लगातार जनता अपने आप ही धनतंत्र में परिवर्तित करती जा रही है। इससे हो क्या रहा है कि इससे एक वो आम इंसान जो एक अच्छा काबिल नेता बन सकता है, वो मेहनत वो कोशिश ही नहीं कर पा रहा है। वो ये सोच कर कि जनता तो खाली पैसा देखती है, वो ना विचार देखती है। आप खुद देखेंगे अपने आसपास, एक ना काबिलियत देखी जा रही है, ना एजुकेशन देखी जा रही है, सिर्फ लोकप्रियता देखी जा रही है, ना योग्यता देखी जा रही है। तो अगर आप इस तरह से चुनाव अगर किसी का करेंगे तो आप बेमानी है अगर आप विकास की बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद उस व्यक्ति को चुना ही नहीं है जो सही मायने में विकास करता। आपने लोकप्रियता के हिसाब से, आपने पैसे के हिसाब से एक इंसान को चुना है, तो वो अपने लिए काम करेगा, वो जनता के लिए काम नहीं करेगा। अगर कोई अपना पैसा खर्च करेगा तो फिर खुद के उसके डबल तो करने का असर कोई सोचता है। तो ये इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि चुनाव आयोग का भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगानी चाहिए पाबंदी, क्योंकि ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरने वाली है। इससे होगा क्या, या तो आपराधिक प्रवृत्ति के ही लोग राजनीति में आएंगे, जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं वो राजनीति में आने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसी राजनीति भारत आज़ाद हुआ था तब हमने देखी थी, वो राजनीति के लिए लोग तरस गए हैं, और वो तभी आएगी जब लोग खुद इस चीज़ को परिवर्तित करेंगे। आपने कहा रोजगार, कभी कभार हम नेताओं का भाषण सुनते हुए कहते हैं कि हम इंडस्ट्री ले आएंगे, यहाँ पे कंपनियां ले आएंगे और उसके बाद यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होंगे। राय विधानसभा के अंदर 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, एक राय का या खुद, एक कुंडली का। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री लाने से रोजगार पैदा होता है? क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने 10 साल इंडस्ट्री लाइन में गुजारा है, मेरे को नहीं लगता कि लोकल को शायद उसका वो बेनिफिट मिलता है। हाँ, क्योंकि माइग्रेटेड पॉपुलेशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जो मतलब हुआ क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं, और जो जॉब युवा बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर जो जॉब पाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होती हैं। हाँ हाँ। तो ये मेरा भी मानना है कि गवर्नमेंट को जैसे HKRN के द्वारा जो भर्ती की जा रही है, या जो प्राइवेट जॉब्स हैं, उनकी बजाय गवर्नमेंट सेक्टर की भी जॉब्स जो हैं वो निकालनी चाहिए। क्योंकि युवा इतनी मेहनत करता है तो वो एक अच्छी जॉब डिज़र्व करता है। उसको ये होता है कि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करूं, बजाय कि मैं इस तरह से 9 से 5 जो ड्यूटी हैं उनकी बजाय। तो ये आपका भी सही है। कई बार मैंने M.Tech किए हुए बच्चे, अच्छी एजुकेशन लिए हुए बच्चों को मैंने देखा है कि वो 10-10 हज़ार की जॉब करने के लिए मजबूर हो रही हैं। तो इसको रोज़गार नहीं कहेंगे, ये तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी खिलवाड़ ही हो रहा है कि वो जो एक अच्छी जॉब डिज़र्व कर सकते थे, जहाँ पर उसकी काबिलियत यूज़ की जा सकती थी, उसके कौशल को यूज़ किया जा सकता था। ये सरकार का भी नुकसान है इसमें। जो चीज़ उसके पास हुनर है, अब लोग ज़्यादातर युवा जो है दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। वो अपनी काबिलियत को, हम उस काबिलियत को, उस कौशल को, उस स्किल्स को हम अपने देश में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और अफसोस की बात तो ये है कि सरकार उन देशों में भेज जहाँ पे खुद यूज चल रहा है, जैसे कि इजराइल में कुछ। वही चीज़ है कि अगर हम अपने देश में ही अपनी काबिलियत का यूज़ करें तो हम क्यों नहीं चाइना के से आगे निकल सकते हैं। अब चाइना किस लिए आगे निकल रहा है? क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, वो अपने युवाओं का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, उनके हुनर का, उनके कौशल का। हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा युवा जो है वो बाहर देशों की तरफ जा रहा है, वहाँ जाकर वो कमाने, क्योंकि कमाने के लिए, इनकम के लिए, अर्निंग के लिए इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर सरकार हमारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देती है तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी युवाओं को बाहर जाने की? हम उनको यहीं पर अपने काम पर लगाएं, उनका यूज़ करें, उनकी कौशल का यूज़ करें। कौशल शब्द से एक सवाल और मन में आया, कौशल रोजगार योजना हाल ही में सरकार ने लॉन्च की, हर घर में एक रोजगार। और उसमें ना आपको क्या लगता है, क्या यह कारगर है? ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कुछ और होता, फार्म भरवाते हैं और डायरेक्ट बुला लेते हैं।
उसके बाद पूरी उम्र वही डीसी रेट, क्या उससे गुजारा होगा? और क्या ये कारगर स्कीम थी सरकार की? देखिए, मैं इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं गलत है। ये एक जो परमानेंसी है जॉब की वो होनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो मेंटली प्रेशर के अंडर काम करेगा अगर वो कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, तो वो अपना 100% भी नहीं दे पाएगा। परमानेंसी अगर होगी उसके पास जॉब की, वो अपना 100% उसमें देगा। और जो जॉब मतलब वो डिज़र्व करता था वो जॉब तो उसको दी ही नहीं गई। मैक्सिमम 20,000 30,000 की जॉब इसमें दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार लीपापोती करने का ही काम कर रही है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर रोज़गार दिखा देंगे, जबकि जो रोज़गार सही मायने में आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं हरियाणा के, तो उनको अगर कौशल रोजगार निगम के तहत ना भर के प्रॉपर वे में वैकेंसीज निकाली जाएं तो ज़्यादा सही होगा। ये सही बात है। इसमें एक कंपनी एक्ट के थ्रू लेकर आई गई चीज़ है जिसमें ना बंदा कोई दलील कर सकता है ना वकील कर सकता है। उसको हटा दिया तो हटा दिया। हाँ, तो ये चीज़ गलत है। मैं भी इसको सही नहीं मानती। सरकार कहती है कि बगैर पर्ची के हमने नौकरी दी, उसका फायदा हमको मिलेगा, बगैर पर्ची खर्ची हमने खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है बगैर पर्ची खर्ची ग्रुप डी हरियाणा के लिए, और जो अच्छी पोस्टें वहाँ बाहर के लिए आ जाते हैं? हम तो सीधा बोलते हैं भले ही हमारा ये काम नहीं है, लेकिन जो चीज़ जायज़ है उसको बोलना हमारा अधिकार है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ में? देखिए, मैं तो देख नहीं पा रही कि युवा कब बोल रहा है अपने हक के लिए, क्योंकि बोलता तो सुनाई देता, बिल्कुल मुझे नहीं सुनाई दे रहा। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा का युवा तो नशे की गिरफ्त में है। वो आप इस चीज़ को जिम्मेदार माने कि ज़मीनें बिक गई हैं तो उनके पास पैसा आ गया है, वो उसको अंधाधुंध खर्च करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई खुशी मनाने की चीज़ नहीं है। ज़मीन बिक कर आपके पास जो पैसा हो, आपको पता ही नहीं है आपकी ज़मीन आपके लिए कितनी कीमती थी। आगे अगर आप समय देखेंगे ज़मीन ही नहीं मिलेगी लोगों को, खेती करने के लिए ज़मीन ही उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हर जगह इंडस्ट्रीज़ रोड, कहाँ खेती करेंगे, क्या खाएंगे, फिर क्या होगा? वो अनाज इतना महंगा होगा कि गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एक शॉर्ट टाइम जो हैप्पीनेस है उसको लेकर युवा जो है वो इतना खुश हो रहा है, बुरी आदतों की तरफ बढ़ रहा है। तो ये युवा को मैं वही कह रही हूँ, युवा रोज़गार मांगता हुआ मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, जबकि उसको ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोज़गारी की जो परसेंटेज है वो बढ़ी हुई है, लेकिन अगर आवाज़ ही मतलब ना उनका इंटरेस्ट राजनीति की तरफ है। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि राजनीति में इंटरेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप चुनावी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाएं। राजनीति में इंटरेस्ट लेना लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो आपके ऊपर हमेशा कनिष्ठ ही शासन करेंगे। तो ये चीज़ युवाओं को समझनी पड़ेगी। युवाओं का समय है। हमारे भारत में 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। उनका समय है, उनको भविष्य बनाना है देश का, तो उनको खुद डिसाइड करना होगा देश का भविष्य वो कैसा चाहते हैं। वो सपने देखते हैं हमारा देश अमेरिका जैसा बन जाए, इंग्लैंड जैसा बन जाए, लेकिन वो काम उस लेवल का कर नहीं पा रहे। का काम ही नहीं हो पाया। देश की जीडीपी 81% कर्ज हो गया। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए अगर आप जैसे कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं, तो युवा आवाज़ उठाएं, युवा इस चीज़ के लिए बोले, युवा रोजगार मांगे। युवा रोजगार मांग ही नहीं रहे हैं, वो किसी और ही ट्रैक पर चले गए हैं। वहाँ मतलब मैं समझ नहीं पाती युवा किस तरह से इस तरह से पाखंडों में घुसे हुए हैं, अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों से निकलकर उनको जागरूक होना पड़ेगा, तभी उनके रोजगार की, उनकी शिक्षा की, उनके भविष्य की बात की जाएगी। उनको खुद राजनीति में आगे आना चाहिए। अब तो लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? लास्ट में क्या, मैं हर बार ही ये कहती हूँ कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ तो कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करें। आप किसी भी बहकावे में आकर या किसी भी झुकाव की तरफ ना जाएं, बल्कि आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि कौन है जो आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों के रोज़गार, आपके विकास, आपके प्रदेश के, आपके देश के विकास की बात कर रहा है। आप वोट सिर्फ उसी को दें और वोट ज़रूर दें। दूसरी चीज़ मैं बस यही कहूँगी कि शिक्षित बने, जागरूक बने। तो ये थे भाई साहब हमारे साथ प्रोफेसर समाज सेवी ज्योति दहिया, जिनका हमने सोनीपत की लोकसभा हल्की फुल्की चर्चा करी और उनके विचार भी जानने की कोशिश करी, क्या मुद्दे होंगे मुख्य है। तो आपने इंटरव्यू खिंचा ला के हमारे तक कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।